चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? ऑप्शन ए में है दाईं ओर, बी में है बाईं ओर, सी में है मध्य में और डी में है सभी स्थानों पर। चलिए जवाब दीजिए तेजी में आप लोग। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जो है दे सकते हैं। चलिए देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दाईं ओर। क्या हो जाएगा? दाईं ओर। तो आवर्त सारणी के दाईं ओर जो है अधातुएं अर्थात नॉन मेटल है, जबकि बाईं ओर धातुएं अर्थात मेटल है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन ए में है सक्रिय, बी में है निष्क्रिय तत्व, सी में है अति अभिक्रियाशील तत्व और डी में है उपधातु। चलिए देखिएगा विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, निष्क्रिय तत्व। तो आवर्त सारणी के 18वें समूह में जो उपस्थित तत्व है उसको जो है निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस जो है बोला जाता है, और सब के सब गैस है। उसमें 6 जो है तत्व है। ध्यान दीजिएगा, 18वें समूह में जो है कितने तत्व है? 6 तत्व है। कौन है? हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और कौन हो जाएगा? रेडॉन। ये सब के सब गैस है। तो इसको आप रखेंगे ध्यान। इसको 18वें समूह को जो है शून्य समूह भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, बी में है प्रोटॉनों की संख्या से, सी में है न्यूट्रॉनों की संख्या से और डी में है इनमें सभी। क्या हो जाएगा आपका जवाब? यदि आपको जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ध्यान से सुनते समझते चले, ताकि इस चैप्टर से जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप जो है एग्ज़ाम में अपने रिजल्ट का परचम लहरा सके। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ये संयोजकता जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन को के मतलब आधार पर निकाला जाता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ऑप्शन ए में है फ्लोरीन, बी में है क्लोरीन, सी में है आयोडीन और डी में है ब्रोमीन। चलिए बताइए। तो देखिएगा विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिएगा, हैलोजन में जो आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आता है। तो इसका सबसे अधिक क्रियाशील जो है हैलोजन फ्लोरीन होता है। तो इसको आप रखेंगे ध्यान। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है सामान्य तत्व, बी में है संक्रमण तत्व, सी में है क्षार धातु और डी में है लैंथेनाइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, क्षार धातु। तो आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व जो है क्षार धातु कहलाते हैं। इसको रखेंगे याद। आगे हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ऑप्शन ए में है 7, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 12। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, 7। तो आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त है। और आवर्त किसे कहते हैं? क्षैतिज कतारों को ही आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 आवर्त खींचे गए हैं और उदग्र कतारों को जो है वर्ग या समूह बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर अर्थात आवर्त में जाना है। आवर्त में जाना है तो क्या होगा? ऑप्शन ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में है अपरिवर्तित रहता है या डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। तो याद रखिएगा इसका जो है आवर्त में मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में आगे बढ़ने पर क्या होगा। तो इसका जो साइज होगा परमाणु साइज में क्या होता है? घटोत्तरी होता है, घटते जाता है। आगे देख लेंगे। आबंध बनाते समय यानी बॉन्ड बनाते समय जो है अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ऐसी स्थिति में ये विद्युतः क्या हो जाती है? धनात्मक, बी में है उदासीन, सी में है ऋणात्मक और डी में है कोई कथन सत्य नहीं है, या सभी कथन सत्य है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। याद रखिएगा जब भी कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर जो है माइनस चार्ज रहता है। जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो इस पर जो देने पर क्या होता है? प्लस चार्ज हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? यानी ये पूछ रहा है वर्ग में। वर्ग में घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है, बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है मेंडेलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए में है परमाणु संख्या, बी में है परमाणु द्रव्यमान, सी में है रासायनिक अभिक्रियाशीलता और डी में है संयोजकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को जो है बढ़ते क्रम में ये सजाए थे मेंडेलीफ। यानी मेंडेलीफ का जो आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास पर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन सामने है, बताइए। देखिएगा अमोनिया का फार्मूला जो होता है NH3 होता है। यानी इसमें नाइट्रोजन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। यानी दोनों का अनुपात कितना आ गया? 1:3। तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए में है अक्रिय, बी में है क्रियाशील, सी में है सक्रिय और डी में है उदासीन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीलियम जो है निष्क्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस समूह का जो है सदस्य है, अर्थात ये अक्रिय है। मतलब न क्रिया करने वाला है, निष्क्रिय है। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ेंगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 डी में है 4। तो देखिएगा ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। क्या होता है? O3। यह जो है धरती से जो है 40 से 50 किलोमीटर के ऊपर में एक लेयर होता है जो हम लोग को सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये जो है चूँकि इसके लेयर में भी होल हो रहा है और ये नष्ट हो रहा है, इसके लिए जो जिम्मेवार गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC। चूँकि इसके जो है प्रयोग में कमी लाना चाहिए और तब जाके हम लोग ओजोन को बचा सकते हैं। तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन हैं? 3। तो इसको याद रखेंगे 3 आप लोग स्पेशली याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? तो ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 होते हैं। आगे देख लीजिए लोहा के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा का जो परमाणु संख्या है वो क्या होता है? यहाँ से देख लीजिए 26 होता है। आगे देखिए पारा के परमाणु संख्या कितना होता है? ए में है 72, बी में है 66, सी में है 80, डी में है 85। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारा के परमाणु संख्या 80 होता है। क्या होता है? 80 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वर्ग, बी में है आवर्त, सी में है अपरूप, डी में है कोई नहीं। तो उदग्र स्तंभ हमने अभी बताया ना, उदग्र स्तंभों को क्या बोला जाता है? वर्ग या समूह बोला जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। आगे देख लीजिए एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए में है 8, बी में है 18,
सी में है दो, डी बोलता है इनमें कोई नहीं। तो देखिएगा KLM यानी पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा, मतलब तीसरी कक्षा में पूछ रहा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे 2n², तो 3 के स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 3 3 9 9 दूना 18, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इस फार्मूला को आप याद रखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² फार्मूले से निकाली जा सकती है। चलिए आगे देखिएगा, नियॉन बोल रहा है। नियॉन का संकेत क्या होता है, Na। तो नियॉन की परमाणु संख्या जो है 10 होती है, आपको पता होगा। तो पूछ रहा है उसके कितने आवर्त होंगे, यानी आवर्त की संख्या पूछ रही है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 8, सी में है 2 और डी में है 18। चलिए अगर पता है आप लोगों को पहले से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। देखिएगा नियॉन, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं नियॉन के बारे में। तो नियॉन को जो है, नियॉन का परमाणु संख्या जो 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं अपना 1s 2s 2p। चूँकि जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 10 को इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठाना है, 2 2 4 6 10 हो गया। तो देखिए जितने ऑर्बिट में, जितने कक्षा में कोई परमाणु उसका बैठेगा ना, जहाँ तक मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना कक्षा तक, उसके उतने ही आवर्त होते हैं। तो ये हो गई पहली कक्षा, या दो तो दोनों दूसरी ये हो गया ना, तो दोनों तो एक कहाएगा, तो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, तो एगो क्या हो गया, दो तो 2 आवर्त हो जाएगा, याद रखिएगा। नियॉन का जो आवर्त होता है कितना होता है, 2 होता है। आप ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं 2 8 18 करके। तो चूँकि 10 को इलेक्ट्रॉन में है, 2 को पहले का या वाला अगले का 8 को ले लिया था, हो गया फिनिश ना 10 को, तो 2 को में एगो ई। तो इस प्रकार से आपका जो है आवर्त कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। आगे देखिएगा, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में जो है, चूँकि 2 को तो इलेक्ट्रॉन में है, तो उतने के उतने रह जाएगा। तो हीलियम जो बाहरी कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए, जर्मेनियम तथा आर्सेनिक क्या है। ऑप्शन ए में है धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, याद रखेंगे उपधातु। जर्मेनियम तथा आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है। आपको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ऑप्शन ए में है परमाणु संख्या, बी में है न्यूट्रॉन संख्या, सी में है परमाणु द्रव्यमान और डी में है मोल संख्या। हमने इस क्वेश्चन को इसी सेशन में जो है आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है, परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जो है तत्वों के जो है परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था। तो आधार किसको बनाया, परमाणु द्रव्यमान को, एटॉमिक मास को। आप स्पेशली एकदम याद रखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए किसको आधार बनाया, तो परमाणु द्रव्यमान को, यानी एटॉमिक मास को। आगे देखिए क्वेश्चन अगले आ गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के का वर्गीकरण का आधार माना गया है क्या। ऑप्शन ए में है परमाणु संख्या, बी में है न्यूट्रॉन संख्या, सी में है परमाणु द्रव्यमान और डी में है परमाणु घनत्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। जबकि मेंडेलीफ के आवर्त सारणी का जो आधार था वह एटॉमिक मास था, यानी परमाणु द्रव्यमान था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु संख्या है। तो होश में रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए। ऑप्शन ए में है डोबरेनर, बी में है न्यूलैंड्स, सी में है मेंडेलीफ, डी में है मोसले। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, मोसले। याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए हैं, मोसले किए हैं, मोसले। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। ऑप्शन ए में है बोरॉन, बी में है ब्रोमीन, सी में है बेरिलियम और डी में है बेरियम।
काफ़ी मिलते जुलते नाम हैं और आपको चौकन्ना हो रहना पड़ेगा प्रश्नों के जो है सही जवाब देने के लिए। हमने इस प्रश्न को भी इसी सेशन में देखा है, यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। हमने बताया है कि हैलोजन में जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आता है, तो उसमें एक आ गया ना ब्रोमीन, तो क्या हो गया आपका ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। हैलोजन कौन होता है? ब्रोमीन। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या चेंजिंग होता है। ऑप्शन ए में है घटता है, बी में है बढ़ता है, सी में स्थिर रहता है और डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिएगा धात्विक अभिलक्षणता जो है आवर्त में घटता है। क्या होता है? आवर्त में घटता है, तो वही वर्ग में हो जाएगा तो ये बढ़ता है। इसमें घटेगा तो में बढ़ेगा, वो में बढ़ेगा तो में घटेगा, होश में रहिएगा। तो आवर्त में घटता है तो वर्ग में पूछ देता है ये चीज़ तब बढ़ता है हो जाता। अगला क्वेश्चन है अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए में है जॉन डाल्टन, बी में है डोबरेनर, सी में है मेंडेलीफ और डी में है न्यूलैंड्स। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो अष्टक नियम के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे, यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, न्यूलैंड्स। क्या हो जाएंगे? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम कौन दिए हैं? न्यूलैंड्स दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन ए में है जॉन डाल्टन, बी में है डोबरेनर, सी में है मेंडेलीफ, डी में है न्यूलैंड्स। चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डोबरेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोबरेनर। तो याद रखिएगा तिर्यक नियम का जो प्रतिपादन कौन किए? डोबरेनर। तो डोबरेनर ने भी अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए परमाणु द्रव्यमान को ही आधार बनाया, और साथ साथ ये भी जानिए कि न्यूलैंड्स ने भी अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए जो आधार बनाया वो परमाणु द्रव्यमान को ही बनाया। तो डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडेलीफ ये तीनों व्यक्ति जो हैं इन्होंने जितना भी बनाया अपना मतलब आवर्त सारणी, तो ये लोग परमाणु द्रव्यमान को ही आधार बनाए। और आधुनिक आवर्त सारणी जब बना वो परमाणु संख्या के आधार पर बना, उसमें बहुत ही कम त्रुटियां है जिसकी खोज जो है मोसले किए और उसको बनाने में सहयोग कौन किए थे आधुनिक आवर्त सारणी? मोसले। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ गया आवर्त सारणी के समूह सेकेंड के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है सामान्य तत्व, बी में है संक्रमण तत्व, सी में है क्षार धातु और डी में है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्या हो जाएगा? चलिए देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, क्षारीय मृदा धातु। आवर्त सारणी के समूह सेकेंड के तत्व जो है क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जबकि समूह एक के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। ये चूँकि ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है समूह, बी में है वर्ग, सी बोल रहा है समूह और वर्ग दोनों की, डी बोलता है आवर्त। क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखेंगे आवर्त। तो आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कतारें जो ये है क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। और इसकी संख्या कितनी है? 7 है। इसकी संख्या कितनी है? 7 यानी 7 है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 8। तो इसका निकालना पड़ेगा 10 को, चूँकि इसका 17 जो है परमाणु संख्या होता है क्लोरीन का, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यहाँ हमको जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब भाई है। तो परमाणु संख्या 17 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17। इसको सेटिंग कर लीजिए, 17 को 2, 8 और 7 में हो जाएगा। 8 2 10 और 7 17। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। वही वैलेंसी पूछ देता तो 8 - 7 हो जाता, तो क्या हो जाता? 1। तो क्लोरीन की संयोजकता जो होती है 1 होती है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आवर्त सारणी के किस ओर धातुएं स्थित है। धातुएं मतलब मेटल पूछ रहा है, मेटल। दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में कि सभी स्थान पर। चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ध्यान देखिएगा। इस ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम लोग अभी जस्ट
फर्स्ट नंबर शायद क्वेश्चन देखें आपको, यदि आपको याद होगा तो यहाँ हम लोग देख लेंगे आवर्त सारणी में जो है धातुएं बाईं ओर होती है, यानी मेटल जो होता है बायां ओर होता है, जबकि यहाँ मेटल जो है बाईं ओर होती है और यहाँ से नॉन मेटल जो होगा दाईं ओर होता है। तो धातुएं जो है बाईं ओर हो जाएगी, जबकि अधातुएं दाईं ओर स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है समूह, बी में है वर्ग, सी में है ए और बी दोनों और डी में है आवर्त। तो देखिएगा विद्यार्थी, इसको हम लोग भी बार बार देख रहे हैं। वो उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग बोलते हैं, वर्ग को ही समूह भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, दोनों के दोनों, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व धातु कौन है। ऑप्शन ए में है लिथियम, बी में है यूरेनियम, सी में है सीजियम, डी में है आयरन मतलब लोहा। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, यूरेनियम। यूरेनियम हो जाएगा सबसे भारी तत्व। यूरेनियम क्या हो जाएगा, सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, यूरेनियम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में हीलियम, बी में आर्गन, सी में नियॉन और डी में क्रिप्टन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, हीलियम के चूँकि परमाणु संख्या 2 तो वैलेंस जो है बस बनाइएगा, तो वैलेंस से मिलेगा कहेगा 2। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहता है ना क्वेश्चन कि किस निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, हीलियम। अगला देखिए, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है। ऑप्शन ए में हीलियम, बी में आर्गन, सी में जेनॉन और डी में क्रिप्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, जेनॉन। क्या हो जाएगा, जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है, जेनॉन है, जेनॉन है। आगे देख लीजिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, मतलब प्रकार का सूत्र है और आपको बताना है किस सूत्र से हम लोग किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मतलब निकाल लेते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, 2n²। याद रखेंगे जो भी कक्षा निकालना होगा, यदि तीसरी में निकालना है तो n के मन क्या रखिए 3, 3 के स्क्वायर 9 और 9 आ गया तो 9 दूनी क्या हो गया 18, यानी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना हो जाएगा 18 गो। दूसरी में निकालना है तो n के जगह पर 2 रखिए, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8। तो इस फार्मूला से किसी भी ऑर्बिट में जो है उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बता सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सोने की परमाणु संख्या यानी गोल्ड के परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 29, बी में है 89, सी में है 79 या डी में है 39। चलिए बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79 होता है, 79 और इसका संकेत जो होता है AU होता है, ऑरम इसका नाम है और इसका संकेत क्या हो गया AU। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 79, याद रखिएगा 79। जबकि पारा का कितना होता है 80, जो हम लोग इसी सेशन में देखे हैं। आगे देखिए, इस पर जो है सोना पर किसी भी मतलब बहुत कम ये क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील कौन तत्व है, तो वह सोना ही है, जिसके कारण हम लोग उसका आभूषण बनाते हैं। क्वेश्चन आ गया, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, जल्दी देखिए। मैग्नीशियम कौन है, मैग्नीशियम का 12 होता है। पोटेशियम यहाँ है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही हो गया 19। क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, अब ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन हमने रखा है सिर्फ यूजफुल, महत्वपूर्ण और बोर्ड में आने लायक वाले ही क्वेश्चन रखे हैं। फिजूल के क्वेश्चन एक भी हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया था। आपको जो है हर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो इसका जो पोटेशियम का परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। मतलब क्रियाशील कहिए या अभिक्रियाशील धातु कहिए। ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, बी में है जिंक, सी में है फेरस यानी लोहा, डी में है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फेरस हो जाएगा, लोहा।
आप जो है क्रियाशीलता श्रेणी में जाकर देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे कम क्रियाशील जो है कौन है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से लोहा है सबसे कम, चूँकि लोहा से आपका एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ सबसे कम पूछा था, हमने इसको लोहा चुना, तो लोहा याद रखेंगे ऑप्शन यदि यही रहेंगे तब। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होती है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? ऑप्शन ए में है परमाणु संख्या, बी में है न्यूट्रॉन संख्या, सी में है परमाणु द्रव्यमान, डी में है परमाणु घनत्व। मतलब पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है। क्या हमने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है? यहाँ आवर्त फलन दे दिया, आवर्त फलन, तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त नियम जो है या आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जबकि मेंडेलीव वाला जो है ना, वो किस पर है? परमाणु द्रव्यमान पर है। अगला क्वेश्चन आ गया, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन हैं? ऑप्शन ए में हीलियम, ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में हीलियम, सी में है एफी यानी फेरस, डी में है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम, चूँकि निष्क्रिय गैस है, इसे हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और इसका स्थान जो है 18वां समूह है या शून्य समूह है। तो शून्य समूह में कौन आ जाते हैं? इसमें ऑप्शन के हिसाब से हीलियम आ जाएंगे। सब के सब गैस है जिसकी संख्या जो है 6 होती है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6। याद रखिए, कई बार बोर्ड में पूछ लिया है कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए में है 10 के पावर -12, बी में है 10 के पावर -9, सी में है 10 के पावर -18, डी में है 10 के पावर -6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 के पावर -12। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब जल्दी बताइए। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह कितने हैं? 18 है। समूह कितने हैं? 18 है, जबकि आवर्त 7 है। आवर्त की संख्या पूछेगा तो कहिएगा 7, और समूह या वर्ग की संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया? 18। आगे देखिएगा, सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 8। देखिए विद्यार्थी, सल्फर का जो संकेत होता है वो एस होता है। हम लोग सल्फर को जो है गंधक भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है S8 होता है। कितना होता है? S8। ये सूत्र हो गया, इस रूप में पाया जाता है। चूँकि यहाँ पूछा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी कक्षा में जो है बाहरी कक्षा मतलब पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब बाहरी कक्षा में। तो सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है। इसको सजाइएगा तो 2 8 8 होता है, 2 8 8। तो 8 तो 10 हो गया, तो यहाँ 6 गुना हो जाएगा जी, तो आपका 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 6 हो गया। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तथा एंटीमनी तत्व क्या है? ऑप्शन ए में है धातु, बी में है हाइड्रोजन, सी में उपधातु और डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, उपधातु। सिलिकॉन क्या है? आपका उपधातु। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछ लिया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1834, बी में 1835, सी में 1836, डी में 1837। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, 1834। अगला क्वेश्चन, संगीत में कितने सुर अर्थात स्वर होते हैं? तो संगीत में जो है 7 स्वर होते हैं, और यह संगीत से कंपेयर कौन किए थे? कौन वैज्ञानिक अपने आवर्त सारणी बनाने में? तो न्यूलैंड से, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था,
और उन्होंने बताया था कि उसका प्रथम जो है 8वें से मिल जाता है, जैसे संगीत का पहला स्वर उसके 8वें से मिल जाता है। तो यहाँ जो है संगीत में कितने स्वर होता है, 7 को होता है, ध्यान रखिएगा। कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है, अधातु पूछ रहा है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो गया। होश में रहिएगा, जब अधातु मतलब नॉन मेटल कहेगा जो लिक्विड फॉर्म में है तो कौन हो जाएगा, ब्रोमीन। जबकि धातु के लिए कहेगा तो क्या हो जाता है, पारा हो जाता है। धातु कौन है, कौन वह धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो पारा है यानी मरकरी है। जबकि कौन अधातु है, जो कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है, तो क्या हो गया आपका ब्रोमीन। होश में रहेंगे आप। अगला क्वेश्चन आ गया कि सबसे हल्का तत्व कौन है। दिएगा ऑप्शन में, देखिए सबसे हल्का तत्व ऑप्शन ए में है लिथियम, बी में है हाइड्रोजन, सी में है हीलियम, डी में है ऑक्सीजन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व जो है कौन होता है, हाइड्रोजन। हमने आवर्त सारणी से संबंधित यहाँ पे 50 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इसको अच्छे से देखे होंगे उनको जो है एग्ज़ाम में किसी प्रकार के इस चैप्टर से संबंधित दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप जो है अपना पढ़ाई कर सके। तो धन्यवाद, जय हिंद। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप ऐसे ही पढ़ो दिन रात ताकि रिजल्ट आए काफ़ी विख्यात।